हम लोग बिहार के जितने भी अफसर हैं उससे आहत होकर के और विभाग के जो हमारे अपर मुख्य सचिव है उनके कार्यशैली से आहत होकर के हम लोग इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र नहीं चल रहा है, इनका चिंता नहीं है, लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग में इनको दिलचस्पी है। जब इन्होंने सूची हमको उपलब्ध करा दिया, हमने मना किया था कि कोरोना है, नहीं करना है तो नहीं कीजिए, तो इन्होंने कहा करेंगे। 3 साल का सूची उपलब्ध करा दिए और जब हम सूची भेज दिए तो 3 दिन से दबा के बैठे हुए। तो सभी लोगों को कह दिया, मुख्य सचिव को, जो अनुपम जी हम लोग के विभाग के मुख्यमंत्री जी के सचिव हैं, देखते हैं उनको, चंचल जी को कई बार फ़ोन किया, मैसेज किया, वो फ़ोन उठाते नहीं हैं। मैसेज भी किए कि नंबर नहीं होगा, तो नाम लिख कर के मैसेज किए, वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। उसके बाद हम लोग दीपक कुमार जी को कहें, संजय झा जी को कहें, अशोक चौधरी जी को कहें, आरसीपी सिंह को कहें कि ये स्थिति है। अब हम लोग को ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है। हमने तय कर लिया है कि इस्तीफ़ा देंगे। जिनके पास थोड़ा भी ज़मीर बचा हुआ है वो तो मंत्री नहीं रहेंगे, न रहना चाहिए। जब कोई सुनता ही नहीं है तो क्यों रहेगा मंत्री? ये इतना बड़ा कंपास लेके हम कोई उठा के थोड़े ले जाएंगे। जिस दिन हम साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। किसी भी देश के लोकतंत्र की बेहतरी के लिए लिखित रूप से न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका का सुचारू ढंग से काम करना जरूरी है और अलिखित तौर पर देखा जाए तो उसमें मीडिया को भी जोड़ दिया जाता है। इसलिए शक्ति संतुलन के तौर पर चारों लोगों को एक दूसरे की निगरानी रखने के लिए संविधान में अलग अलग प्रावधान उल्लिखित हैं। चारों में से कोई भी अगर उद्दंड हो जाता है, यानी कि उसको फ्री छोड़ दिया जाता है या असीमित अधिकार प्रदान कर दिए जाते हैं, तो निश्चित तौर पर देश के लोकतंत्र के ढांचे के लिए वो कतई उचित नहीं है। वर्तमान राजनीतिक दौर में अब पहले की तरह लोकप्रिय जनप्रिय राजनेता नहीं रहे। जनता ने बहुमत किसी के नाम पर दिया हो और चुनाव बाद किसी और को अपने सामने मुख्यमंत्री बनते हुए देखता है। मसलन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ, जबकि चुनाव उनके फेस पर कतई नहीं लड़ा गया था। अगर फेस के तौर पर देखा जाए तो चुनाव उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, यानी कि उन्हीं के फेस के आधार पर लड़ा गया था, थोप दिए गए योगी आदित्यनाथ। उसी तरीके से बिहार में हालांकि फेस थे नीतीश कुमार, लेकिन जनता दल यूनाइटेड तीसरे नंबर की पार्टी साबित हुई। लेकिन चूंकि कमिटमेंट था पहले से और राजनीतिक गोटियां फिट करनी थी, तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। ऐसे में जब मुख्यमंत्री अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं तो वो ब्यूरोक्रेसी का सहारा लेते हैं और ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोगों को मजबूत करके सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी कि सत्ता को किसी भी तरीके से अपने पास रख करके अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश में इसी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कई ब्यूरोक्रेट्स करीबी हो गए। कभी टीम 9 बना ली, कभी टीम 11 बना ली, और इसी टीम 9 और 11 से तमाम विधायक यहां तक कि मंत्री भी दुखी बनी रहे। केवल उन्हीं लोगों की सत्ता में चलती रही जो लोग किसी भी तरीके से जातिगत समीकरण बिठा करके या केंद्र द्वारा शक्ति प्राप्त कर रहे होते हैं। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव एसपी गोयल और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की हैसियत किसी से छिपी हुई नहीं है। बहरहाल आज का मुद्दा हमारा बिहार है, इसलिए क्योंकि बिहार में समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी ने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया है कि उनके अपने ही विभाग के अपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद ट्रांसफर पोस्टिंग में उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रमुख सचिव चंचल कुमार, जो 1992 बैच के आईएएस हैं, उन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वो उनका फोन तक नहीं उठाते हैं और तो और कॉल बैक नहीं करते हैं। ऐसा अमूमन तब हो जाता है जब मुख्यमंत्री सारी शक्तियां अपनी पास रखने के लिए ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से विभागों को में ब्यूरोक्रेट्स को मजबूत कर देते हैं और विभाग ब्यूरोक्रेसी के सहारे ही चलने लगते हैं। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर जब विधायिका कमजोर होती है तो स्वाभाविक तौर पर जनप्रतिनिधि
अपनी समस्याएं लेकर के जाएं कहां, किसको अपनी दुख दर्द तकलीफ बताएं। मैं इस प्रकरण में यह बिल्कुल नहीं कह रहा कि मंत्री जो कह रहे हैं वो अक्षरशः सही है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी जब जरूरत से ज्यादा ताकतवर हो जाती है तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए घातक होता है। मदन सहनी ने यह कहते हुए इस्तीफा दिया कि मैं नौकरशाही के विरोध में इस्तीफा दे रहा हूं, मुझे जो गाड़ी या बंगला मिला है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं, अगर अधिकारी मेरी बात नहीं सुनते तो मैं लोगों के काम नहीं आ सकता हूं, तो मुझे इस मंत्री पद पर रहने की आवश्यकता नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि मैं गरीब का भला नहीं कर सकता, मैं किसी की मदद भी नहीं कर सकता, तो मैं मंत्री पद पर रह करके करूंगा क्या। ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्री नहीं हैं, बल्कि जनता दल यूनाइटेड के ही विधायक हैं और मुख्यमंत्री के बेहद करीबी माने जाते हैं। पिछड़े वर्ग से आते हैं और पिछड़ी जातियों को साधने के लिए हर बार मंत्रिमंडल में इनको शामिल किया जाता है। पिछले बार भी इनको मंत्रिमंडल में लिया गया था। दरभंगा जिले के बहादुरपुर विधानसभा से जनता दल यूनाइटेड से ही विधायक चुने गए हैं। हैरत की बात देखिए कि नीतीश कुमार खुद को सुशासन बाबू कहलाना चाहते हैं, लेकिन अपने उस अपर मुख्य सचिव के ऊपर कार्रवाई नहीं करना चाहते या उनका विभाग नहीं बदलना चाहते हैं। जिस अपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद पर, जो 1987 बैच के IAS ऑफिसर्स हैं, कायस्थ बिरादरी से आते हैं, जिन पर 2018 में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के समय में भी आरोप लगे थे। सोचिए, एक ऐसे ऑफिसर के उसी विभाग के प्रधान सचिव रहते हुए मुजफ्फरपुर जैसा बीभत्स कांड हुआ था, जहां बालिकाओं ने आरोप लगाए थे, तमाम बालिकाओं ने, कि उनके साथ दुष्कर्म जैसी वारदात की जाती हैं। और उस बालिका गृह कांड में रसोइये, उस वहां की अधीक्षिका, गेटकीपर, सफाई कर्मी, डिप्टी डायरेक्टर से लेकर के तमाम सारे लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया था और उसमें से कई लोगों को आजीवन कारावास की सजा भी हुई है। इसके बाद भी वही अतुल प्रसाद, जिन पर आज तानाशाही के आरोप उन्हीं मुख्यमंत्री के करीबी व्यक्ति लगा रहे हैं, आखिर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो अपने करीबी पिछड़े वर्ग के मंत्री के ऊपर तरजीह दे रहे हैं एक ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए व्यक्ति को। एक और संयोग की बात देखिए कि 1992 बैच के IAS चंचल कुमार, जो उनके प्रधान सचिव हैं, जिन के ऊपर भी आरोप लगते हैं कि वो किसी भी विधायक या मंत्री से ज़्यादा पावरफुल हैं, दोनों ही एक ही बिरादरी यानी कि कायस्थ जाति से आते हैं। नीतीश कुमार पर सवाल इसलिए भी उठते हैं कि इस्तीफा देने की पेशकश के बाद भी अभी तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्री को बुला करके उनकी परेशानी, समस्या जानने की कोशिश नहीं की, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कोटे से मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के मंत्री जीवेश मिश्रा उन पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी से तालमेल बना करके चलिए। और तालमेल बनाने का मतलब क्या होता है यह आप भली भांति समझ सकते हैं। इसी तरह का मतलब समझते हुए मदन सहनी जी ने सख्त लहजे में हिदायत दे दी है कि हम राजनीतिक प्राणी हैं, कोई दलाल नहीं हैं जो ब्यूरोक्रेसी से तालमेल बैठाते हुए फिरें, और उनको यानी कि मंत्री जी को अपनी सीमा में रहने की हिदायत दे दी है। जीवेश मिश्रा ब्यूरोक्रेसी से परेशान नहीं हैं, दो विभागों के मंत्री हैं, लेकिन नीतीश कुमार के राज्य में पिछड़े वर्ग का एक मंत्री अपने विभाग के प्रधान सचिव से पीड़ित है, उसकी बात सुनी नहीं जा रही है, जबकि वो स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं कि 134 बाल विकास परियोजना अधिकारी यानी कि CDPO के ट्रांसफर की लिस्ट वो प्रधान सचिव की टेबल तक 3-4 दिन पहले ही पहुंचा चुके हैं, लेकिन प्रधान सचिव उस पर साइन करने को तैयार नहीं है। अगर मामला लेन देन का होता तो मंत्री मदन सहनी इस मामले पर अपनी छींचल लेदर करवाते ही नहीं, वो खुल करके विरोध में आते ही नहीं, क्योंकि उनको डर होता कि वो गड़बड़ कर रहे थे, कहीं मुख्यमंत्री के सामने ये मामला खुल ना जाए। लेकिन वो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि 3 साल से कई CDPO एक ही जगह पर जमे हुए हैं जिनकी बार बार कंप्लेंट की जाती है, लेकिन चूंकि प्रधान सचिव भी 3 साल से ज़्यादा समय से अपने पद पर जमे हुए हैं, तो वो CDPO भी उनकी कृपा से उन पद पर जमे हुए हैं। दोनों में सही और गलत कौन है ये तो मैं नहीं बता सकता,
लेकिन बिहार में ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और दूसरे विधायक बीजेपी के ही हरिभूषण ठाकुर इससे पहले अपने ही पार्टी के मंत्रियों पर यह आरोप लगा चुके हैं कि वो बिना रिश्वत लिए कोई काम करते ही नहीं हैं, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील भी कर चुके हैं कि इन मंत्रियों पर के घरों पर रेड डलवाई जाए। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से सख्त मुख्यमंत्री माने जाते हैं, लेकिन इस तरह की आरोप बार बार लगने के बाद भी नीतीश कुमार खामोश बैठे हुए हैं। ऐसे में उन पर यह आरोप जो लगाती है बार बार आरजेडी, वो सही साबित होते हैं। कुल मिलाकर के उनकी सियासत का मतलब सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाए रखना है। उसके लिए उनको कितना भी दबाव में आना पड़े, कितना भी झुकना पड़े, कितना भी भ्रष्टाचार सहना पड़े, उनके करीबी लोग कितने भी आरोप लगवा लें, लेकिन वो एन के एन प्रकारेण अपनी कुर्सी और ताकत को अपने पास बचा करके रखना चाहते हैं। इसी मामले के मौके पर को भांपते हुए लालू प्रसाद यादव ने भी कमेंट किया। उन्होंने ट्वीट किया, गिरते पड़ते रेंगते लेटते धनबल प्रशासनिक छल के बलबूते, जैसे तैसे 3rd डिवीजन प्राप्त 40 सीट वाला जब नैतिकता, लोक मर्यादा और जनादेश को ताक पर रखकर मुख्यमंत्री बनता है, तब ऐसा होना स्वाभाविक है। टिप्पणी खराब जरूर लगे, लेकिन हकीकत यही है कि बिहार की जनता ने पिछले चुनाव में और इस चुनाव में भी आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बनाया था। हालांकि कुछ गलतियां आरजेडी की तरफ से निश्चित तौर पर हुई हैं, जिसमें सुधार हुए बिना उसको इसी तरीके से पार्टी तो बड़ी बनती रहेगी, लेकिन सत्ता में आने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। हिस्सेदारी और भागीदारी और ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। केवल सामाजिक न्याय की बात करने से काम नहीं चलेगा। वो सामाजिक न्याय आपके टिकट बंटवारे से लेकर के आपके यहाँ बनाए जाने वाले डिप्टी सीएम और अन्य मंत्रियों में भी दिखनी चाहिए। सत्ता को जब आप केंद्रित करके रखेंगे एक परिवार और एक जाति के इर्द गिर्द, तो निश्चित तौर पर बड़ी पार्टी के होने के बावजूद सत्ता आपके हाथ से छिटकती रहेगी। बहरहाल बात हो रही थी नीतीश कुमार की। तीसरे नंबर पर उनको मैंडेट बिहार की जनता ने दिया, लेकिन जोड़ तोड़ की गणित करके चूंकि वो इस मामले में बेहद सातिर खिलाड़ी हो चुके हैं, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। बहरहाल अपने पुराने कार्यकाल की अपेक्षा नीतीश कुमार इस बार कमजोर मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं, लेकिन इस बात का खामियाजा बिहार की जनता और जनप्रतिनिधि क्यों उठाएं? निश्चित तौर पर कई कई जगह ऐसा देखने को मिलता है कि जनप्रतिनिधि भी बेलगाम हो जाते हैं, विधायक भी उद्दंडता पर उतारू हो जाते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट किसी को भी शक्ति संपन्न बनाना, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग हों, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र के लिहाज से उचित नहीं है। शक्ति संतुलन होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी जनप्रतिनिधियों पर शक्ति संतुलन रखे और जनप्रतिनिधि ब्यूरोक्रेसी पर शक्ति संतुलन रखें, तभी सही अर्थों में लोकतंत्र बेहतर हो सकता है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं वो आप